बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, इस कार्यक्रम के अंदर हम किसी मुद्दे को लेकर सीधी बात करते हैं और सीधी बात भी होती है, सच्ची बात भी होती है, पक्की बात भी होती है, सीधी सपाट बात भी होती है। आज सीधी बात करने के लिए हमारे पास एक मुद्दा है। पिछले दिनों राजस्थान लोकसभा आयोग के अंदर एसआई की परीक्षा को लेकर एक तमाशा हुआ और वो तमाशा बढ़ता युवा पीढ़ी के भविष्य पर को खा गया और स्थितियां ये बन गई कि परीक्षा निरस्त की जाए या नहीं की जाए। मामला ये हुआ कि एसओजी ने और एएआई ने ये फैसला कर लिया कि रद्द की जाए और उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि इस परीक्षा को रद्द करना ही ठीक होगा। लेकिन अगर रद्द कर दी जाती परीक्षा तो फिर किरोड़ी लाल मीणा का सवाल उठता कि वो जननायक बन जाते, और जननायक न बने उसके लिए मैं समझता हूँ शायद इसीलिए परीक्षा निरस्त नहीं की गई। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार, विचारक, मुखर वक्ता और चिंतक ओम माथुर आपके बीच में हैं। आप स्टूडियो आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मामला शुरू में क्या था और अब तक कैसे मोड़ लेता कहाँ तक पहुँच गया है, ओम जी जरा इस पर बताएं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ आपको इस परीक्षा के। ये परीक्षा 2021 में ली गई थी जी। तब इसमें करीब 3,80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे जी, जिसमें से 20,600 के आसपास परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे जी। और इंटरव्यू के बाद 859 का इसमें चयन किया गया था जी। अब उसके बाद उस पेपर लीक का मामला उठा था, नकल का मामला उठा, फर्जीवाड़े का मामला उठा, भाजपा ने इसका इशू बनाया था चुनाव के अंदर, और ये जाहिर हो गया था पेपर लीक हुए हैं, पेपर खरीदे गए हैं, पेपर बेचे गए हैं। सरकार जब भाजपा की आई, उन्होंने मार्च में एसआईटी का गठन किया इसकी जांच के लिए जी। जांच के बाद मार्च से इस पर कार्रवाई शुरू हुई और अब तक करीब 50 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनको इस मामले में अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने डमी अभ्यर्थी बिठाए थे, जिन्होंने नकल किया, जिन्होंने पेपर खरीदा था जी। यानी करीब आप मान लीजिए 10 से 12% पकड़े गए हैं। और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि आरपीआई जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आरपीआई में 800 करीब, उसमें से भी लगभग 60 से 70 अभ्यर्थी और ऐसे हैं, हो सकते हैं जो एसओजी ने माना है अपनी जांच में, जिसमें माना जा रहा है कि वो फर्जीवाड़े से भर्ती हो गए। यानी फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर किया गया था, हुआ भी था। सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी, एसओजी के एडीजी जो थे उन्होंने जांच की, वीके सिंह साहब ने जी। उन्होंने पिछले दिनों बात कही भी थी कि फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पे हुआ है और जांच में दोषी पकड़े जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत मानवीय बात ये कही थी कि सरकार परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने के बजाय कोई ऐसा विकल्प तलाशे जिससे ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों को नुकसान न हो, लेकिन भ्रष्ट तरीके से जो बने एसआई वो भी इस प्रक्रिया से बाहर हो जाए जी। तो अब सरकार ने उसके बाद 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति बना दी इसके गठन की, जिसमें विधि मंत्री पटेल साहब का अध्यक्ष बनाया। उन्होंने 2 दिन पहले इसकी रिपोर्ट दे दी है, अभी 2 दिन पहले ही दी है। लेकिन आप विडंबना देखिए, सरकार इस पर कितनी गंभीर है। जिस दिन मंत्रिमंडल समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उसी दिन मुख्यमंत्री जी इस पर कोई फैसला करने के बजाय विदेश चले गए। अब वो विदेश से लौटेंगे 23 अक्टूबर के आसपास, यानी 10 दिन तो मामला वैसे टल गया। इस बीच आज आपने देखा उपचुनाव की घोषणा हो गई है और हमारे 23 नवंबर को, शायद 13 नवंबर को हमारे उपचुनाव होने हैं, तो अब नवंबर तक उसका 23 को परिणाम आएंगे। तो इस बीच आप समझिए लगभग 1 महीने मुद्दा पूरा गायब हो जाएगा, गौण हो जाएगा। यानी सरकार अगर चाहती थी इसको रद्द करना है तो तुरंत फैसला करती है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दूसरी बात, जब मार्च में आपने जांच शुरू करा दी, मार्च से आते अक्टूबर आ गया है, यानी लगभग 6 महीने से इसकी जांच चल रही है। और मई आते आते स्थिति स्पष्ट हो गई थी कितना नकल से पास हुए हैं। क्योंकि आपको बताऊं, मैं आरपीए में जब ट्रेनिंग जैसे ही थे, उनकी एसओजी ने परीक्षा ली थी एक बार जाके सबकी जी। उस स्तर पे जाके पूरे 800 जो थे उसमें कुछ उनको उस टाइम आइडिया लग गया होगा, आपको पता लग गया था कौन नकल सा है कौन कैसा है। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसकी भी उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। तो अब स्थिति आ गई है कि परीक्षा रद्द करें या रद्द ना करें, इस पर सरकार और संगठन बढ़ गए भाजपा के। अब देखिए जनता बढ़ गई है। परसों जयपुर के अंदर प्रदर्शन हुआ, धरने पे बैठे वो लोग जिनके अभ्यर्थी बच्चे ऐसे ही बन गए और उन्होंने कैंडल मारने निकाला जो उसको रद्द कराना चाहते हैं। तो ये टकराव का मुद्दा बन गया है और मेरे को लग रहा है ये परीक्षा रद्द हो जाए, भरजनल की बहुत बड़ी परीक्षा हो गई है अभी कि उस पर क्या फैसला लेते हैं। सरकार की प्रतिष्ठा दाव पे, भजनलाल जी खुद की व्यक्तिगत छवि पे दाव पे रहेगी। इसमें ओम जी किरोड़ी लाल मीणा का जो पार्ट है, जो किसी न किसी रूप से इस पूरे रहस्योद्घाटन को करने के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में ये वाले फैसले करवाए। उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, सबूत दिए, एसओजी के पास बाकायदा सारे सबूत ले जाके दिए। तो
कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जननायक न बने, इसके लिए अब ये कर रहे हैं सारा का सारा? नहीं, भाजपा सरकार की जो स्थिति चल रही है, जो हम रोज देख रहे हैं, आप लोगों 2 दिन में 2 आदेश सरकार ने वापस ले लिए, आपने देखा होगा। हाँ, कल की स्थिति बताया कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई। आप इतनी बड़ी सरकार चला रहे हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। आज एक तबादले के दौर में 50, वो कुछ घंटे बाद आदेश वापस ले लिए शिक्षा विभाग के। तो सरकार की स्थिति, उसमें कुछ भी संभव है। यह संभव है कि किरोड़ीलाल मीणा कद बढ़ नहीं जाए, उस पर रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया हो, या भजन लाल जी को लग रहा हो कि ये फैसला मैं ले लूंगा, या भाजपा को लग रहा हो तो किरोड़ीलाल जननायक बन जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है किरोड़ीलाल जी संघर्ष सड़क पे किया है, वो जननायक बने हुए हैं, उनकी अपनी छवि है। इसीलिए आप देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल मिलने से पहले अभ्यर्थी, जो चयनित अभ्यर्थी परिजन है, वो मिलने किरोड़ीलाल मीणा के पास गए थे। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप हमारी सुनो, परीक्षा रद्द हो या नहीं हो, उन्होंने भजन लाल से मुलाकात नहीं की अभी तक, वो किरोड़ीलाल से मिलने गए। तो किरोड़ीलाल जी ने सुना है और कहा मैं सरकार के सामने पक्ष रखूंगा। तो किरोड़ीलाल मीणा का जो इस तरह का अनियमितता उठा, ये मामला नहीं है, जल जीवन मिशन है, कई मुद्दों, बहुत सारे मुद्दे उठाए। लेकिन वही ओम जी मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर मान लीजिएगा ये एसआई की परीक्षा निरस्त कर दी, तो हो सकता है वो आरएएस की परीक्षा को लेकर फिर आ जाए तमाशा करने के लिए, और फिर आरएएस की परीक्षा अगर उस पर करें काम, और फिर उसके बाद में मतलब इस तरीके से अगर परीक्षाएं स्थगित होती जाएंगी, तो आपका व्यक्तिगत, सरकारी उस पर नहीं, राजनीतिक नहीं, एक ओम माथुर क्या सोचते हैं कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसका कोई बेहतर विकल्प आपकी नज़र में है जो हो सकता है? क्या किया जाना चाहिए आखिर? कि मेरा मानना सुरेंद्र जी है कि इस मामले में बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, जो ट्रेनिंग 4 महीने में पूरी हो जाएगी, उन जो बचे हुए 800 हैं उनकी अलग से परीक्षा ली जाए। सामान्य ज्ञान विषय होता है, हिंदी अंग्रेजी होते हैं, तो हिंदी अंग्रेजी तो बदलते हैं नहीं, सामान्य ज्ञान जरूर बदलता है। तो जो परीक्षा 2021 में ली थी, उससे कुछ बड़े स्तर की परीक्षा, उच्च स्तर की परीक्षा ली जाए उनकी। उसमें जो मेहनती और ईमानदार होगा वो निश्चित वापस पास होगा, और जो फर्जी होगा, डमी से बैठा, वो फेल होगा उसके अंदर। तो उसके बाद आप उनको उसमें रहने दें, जो पास हो जाते हैं वापस दूसरी बार नई वैकेंसी निकालते हैं आप। और जो इस बीच में ओवरेज हो गए, जो 2021 में बैठे थे, आज 24 आ गया है, नई वैकेंसी 25-26 तक आई, तो 5 साल का अंतराल आ जाएगा, तो उनको आप उम्र की छूट दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, और अपने तो न्यायशास्त्र कहते हैं सुरेंद्र जी, 1000 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष सजा नहीं मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे परीक्षा में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो पिछले कुछ सालों में आरपीएससी की बहुत परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, लिखित परीक्षा में, जिसमें ऐसे ही परीक्षा 2018 भी शामिल हैं, कुछ आरएस में प्री क्लियर करके आए हैं, कुछ ईओ परीक्षा पास हुए थे। तो इसका मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ईमानदार और मेहनती हैं। ऐसे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए, आज कोई भी भर्ती परीक्षा हो, बिना कोचिंग कोई संभव नहीं होता है विद्यार्थी पास हो जाए। कोचिंग में जो गाँव के लोग हैं, जो गरीब मध्यम वर्गीय है, 5-5 साल तैयारियां करते हैं, पैसे लगाते हैं कोचिंग, कईयों ने जमीनें बेची होगी अपनी, कईयों ने अपने घर गिरवी रखे। तो ऐसे लोग जो वाकई मेहनत करके ईमानदारी से आगे बढ़े, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये बात एडीजी वीके सिंह जी ने 15 दिन पहले स्वीकार की, बिल्कुल स्वीकार किया है। तो ऐसे विद्यार्थी, जैसे आपने कहा कि भाई उन लोगों की वापस परीक्षा ली जाए, तो मैं भी इसको व्यवहारिक मानता हूँ, आपके उस बात को व्यवहारिक मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनकी इच्छा शक्ति, जो घपला आपके कार्यकाल में हुआ ही नहीं, उस पर आप फैसला लेने में क्यों शर्मा रहे हैं? इसका तो होता है ना कि भाई आपका राजनीतिक वो हो जाएगा। हमारे काल में अशोक गहलोत की सरकार होती, और अशोक गहलोत की सरकार के अंदर अगर ये फैसला लेना होता और सरकार अगर उसको स्थगित करती तो समझ में आता था। अब ये मामला तो राजनीतिक इस तरीके से कि सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा का ना हो। सुरेंद्र जी, इसमें एक बात क्या होती है, मामले दिखने बड़े आसान होते हैं, पर इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, सामाजिक हस्तक्षेप होता है। अब आप बताइए, 2 विधायक शायद, एक तो शिव सिंह भाटी हैं और एक अभिमन्यु पुनिया, इन्होंने शायद सीएम को चिट्ठी भी लिखी है की जाए। अब आप देखिए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो आजकल अपने सामाजिक संगठन जो हैं उनसे समर्थन पत्र प्राप्त करने में लगे हुए हैं कि परीक्षा रद्द नहीं की जाए। मेरे को लगता है सरकार के विधायक भी हैं और मंत्रिमंडल में इस बात में मतभेद है कि इस परीक्षा रद्द नहीं किया। तो ये दिखने बड़ा आसान काम होता है कि इसको रद्द कर दिया, नहीं की जाए, लेकिन इसमें जो आसपास के जो माहौल होता है, संगठन, सत्ता, सामाजिक संगठन, उस माहौल को, लेकिन सबसे बड़ा संकट ये है कि सरकार इसको टाल क्यों रही है। अगर आपको फैसला करना, हाँ या ना कीजिए, लेकिन सरकार इसको टाल दी, इसलिए बार बार शक और शुभ हो रहा है कि इस मामले को लटकाना क्यों चाहती है। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि विधायक नहीं चाहते हैं, मंत्री नहीं चाहते हैं, सरकार में मतभेद है, संगठन में मतभेद है। तो इस बात को लेके, और भजन लाल जी का इस फैसला लिए बिना विदेश चला जाना, एक बताता है युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। जिस आप निवेश लाइए, राजस्थान का विकास करना पड़ेगा, पैसे चाहिए, पर निवेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके युवा हैं। तो निवेश आप लाएंगे, युवा तो आगे बढ़ेंगे प्रांत को, आप उनको छोड़ के वहां चलेंगे 10 दिन के लिए। तो ये जो 2-3 दिन से जो इसमें डेवलपमेंट हुआ, ये और भी दुखदायी है युवाओं के लिए खासतौर पर। अच्छा, आपने ऐसा कहा परीक्षा निरस्त होगी, जैसे
जब वसुंधरा शासन था, आरएस परीक्षा विवाद में आई थी, और आपको पता है एक नेता थे कांग्रेस के जी, उनके बहू, उनकी बहू की बहन, उनकी बहू का 4 आरएस बने थे, उस पर उंगली उठी थी। उसके बाद ईओ परीक्षा हुई थी, उस पर भी उंगली उठी थी। तो ये सब परीक्षाएं अगर एक वो सब नौकरी कर रहे हैं, अदालत में जाकर सबका खुल रहा है, तो एक बार आपने रद्द करी तो फिर वो लोग भी सड़कों पे आएंगे कि अगर सड़क पे आने से समाधान होता है तो फिर हर आदमी सड़क पे आएगा। तो ये एक नई मिसाल कायम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीच का रास्ता, आपने यहाँ तो यूजी नीट जो हुई थी अभी कुछ महीने पहले, उसमें 1526 लड़कों को ग्रेस अंक दे दिए थे, जिसमें मेरिट आ गई थी। 720 में 720 अंक आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम कहा था 1526 अलग परीक्षा ले लो, ग्रेस मार्क्स हटा के अलग परीक्षा ले लो, इस परीक्षा के हिसाब से इनकी मेरिट बनेगी, और नहीं तो ये ग्रेस मार्क्स हटा के इनकी मेरिट ले लो। तो उन्होंने आधे बच्चों ने परीक्षा वापस दी थी। तो ये रास्ता, अब उसमें 28-29 लाख बच्चे नीट यूजी बैठते हैं, अब उन सबकी परीक्षा रद्द करते तो बहुत इसका असर पड़ता है। परीक्षा का आयोजन करना, तैयारियां करना बहुत समय लगता है। फिर क्या होता है ओम जी, सबसे बड़ी बात होती है कि मैं आज जिस परीक्षा में बैठा हूँ और उसका रिजल्ट आया, तो पहले तो परीक्षा देने के अंदर ही टाइम लग जाता है, फिर रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, रिजल्ट आने के बाद में फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने के बाद में आप निरस्त होकर घर बैठ रहे हैं और फिर वापस नई परीक्षा कर रहे हैं। मतलब ये तमाशा है। उसके पहले अदालतें है ना सुरेंद्र जी। अब जो ऐसा ही बन गया, चलिए मैंने 800 में तो आपने मान लिया 200 भ्रष्ट तरीके से बने, पर 600 ने मेहनत करी, वो कहाँ जाएंगे अब? उनमें तो कुछ लोग ऐसे भी सुरेंद्र जी, इन्होंने नौकरी छोड़ दी अपनी। उनमें एक आध ऐसे जो 3rd ग्रेड टीचर बन गए थे, उनका नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन ऐसा ही बनने की उसमें उन्होंने नौकरी छोड़ दी। कुछ पटवारी भी उसमें ऐसे हैं, जो परसों धरना दिया था उसमें ऐसे लोग आए थे, उनके माता पिता बता रहे थे, बोले आप, उन्होंने ये नहीं रद्द करो, उन्होंने कहा आप जांच करो, जांच जारी रहता, अगर हमारा बेटा भी दोषी निकलता है उसके अंदर या हमारे घर वाले, तो उसको आप उस टाइम परीक्षा रद्द कर दो उसकी। तो ये बहुत बेहतर विकल्प है, और सरकार उसमें सोचना चाहिए कि परीक्षा रद्द करना आसान नहीं है, और आज तक आपने आज की तो फिर आगे भविष्य में चलता रहेगा, क्योंकि पेपर माफिया और नकल माफिया, इस पे नकेल डालना किसी के बस की बात नहीं। तो एक ओम जी ये है कि जहाँ से ये जो करवा रहे हैं परीक्षा, है ना, वो परीक्षा के जो संचालक हैं उन पर कोई शिकंजा कसने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं की जा रही है ना। आरपीएससी का मेंबर्स जो है हटाने की बात चली थी, हटाएंगे, अब वो कहते हैं कि हमारा हटाना अधिकार क्षेत्र में नहीं है, नहीं हटेंगे। तो ये इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है कि एक तरफ तो सजा मुकर्रर कर दी जा रही है और दूसरी तरफ जो सजा के दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे आरपीएससी की जो ईमानदारी है या पारदर्शिता है, इस पर आप देखिए हमेशा सवाल उठते रहे। आप तो अजमेर के अपन सालों से इस बात को देख रहे हैं, लेकिन अब यह है कि क्योंकि मीडिया सक्रिय हो गया है, राजनीति सक्रिय हो गया, तो सामने आने लग गए। वरना आप देखिए आरपीएससी में जब से राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है, आज आप मेंबर से ले चेयरमैन तक भर्ती है, कैसे आपको पता राजनीतिक इस पे आते हैं, केवल उनको मोबिलाइज करना है कि जाति को संतुष्ट करना है, समाज को। तो अब जब ऐसे लोग आप लाके बिठाएंगे जो अपने उसमें विशेषज्ञ नहीं है, आप उसमें लाइए आरपीएससी में जो शिक्षाविद हो, जो अपने फील्ड के मास्टर, आप केवल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर देते हैं उनको, तो वो उनकी जो स्थिति आप, अच्छा फिर उनको संवैधानिक पद हटा नहीं सकते आप उनको। लेकिन मेरा ऐसा मानना सुरेंद्र जी के बहुत बेकार की पद हटा नहीं सकते। सरकार चाहे तो किसी को बैठा सकती है, कोई बहुत तरीके से सरकार के पास। और आरपीएससी ने तो अपनी गरिमा को बहुत पहले नष्ट कर दिया था। मुझे तो याद है जब हम पढ़ते थे तब भी कहा जाता था कि इंटरव्यू में कौन बैठ रहा है पता लगा लो, सिलेक्शन हो जाएगा, और होते थे ऐसे उदाहरण कई। और दूसरी बात क्या, कई ऐसे भी किस्से सामने है कि जिसके रिटर्न में तो नंबर आए बहुत कम, इंटरव्यू में टॉप कर रहा है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं घालमेल चलता है। पहले भी होता था, और अपन मतलब अगर नाम न भी लिया जाए तो एक लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की, जो बाप भी आईएएस आरएएस था, बेटा भी आरएएस है, पूरा खानदान आरएएस, उसके बेटे की बहू भी खानदान, मतलब वो पूरा पहले भी होता था। मैं इसका एक आसान तरीका बताऊं आपको, जिस टाइम जो जातिगत अध्यक्ष रहा है, आप उसके कार्यकाल की जांच करा लीजिए, आपको उसके जाति के उम्मीदवार ज्यादा मिला, बेड चयनित ज्यादा मिलेंगे। मतलब आरपीएससी को कई नेताओं ने तो अपने जाति को जातिगत आधार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, और आप देखिए वो बाद में राजनीति में सफल भी हुए हैं। ऐसे बहुत उदाहरण आपके सामने। बिल्कुल। आज रामूराम राय का, उनका भी गोल ये था राजनीति में जाने का था। तो ये तो बाबूलाल कटारा का भी हस्तक्षेप था, और अल्टीमेटली सब टिकट मांग रहे थे। तो इसका मतलब इन्होंने अपना आधार, वोटों के लिए अपना आधार नौकरी को बनाया, युवाओं को बनाया। बिल्कुल सही बात है, आपने वो बनाया और कामयाब भी हुए लोग। आरपीएससी के जो थे वो सांसद हो गए, बहुत सारे लोग हैं सांसद, कम से कम 15-20 लोग तो ऐसे मैं ही जानता हूं जो सांसद हो गए बाद में, पहले आरपीएससी के अंदर थे, बाद में सांसद हो गए। तो उनका बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मंशा थी वो दूसरी थी, उनकी वो मंशा वो नहीं थी। और कुछ आप बताने के लिए लाए हैं? नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि सरकार को बस सोचना चाहिए कि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वरिष्ठ उपाध्याय रखी गई थी, उसमें पेपर आउट हुआ था। उसके पहले ये
ईओ परीक्षा थी, इसमें होता आपको याद है हबीब गुरान अध्यक्ष थे 2014 में, बिल्कुल वो बिल्कुल प्रेस चल गए थे जब पेपर छप रहे थे अपनी बेटी के लिए पेपर लेने के लिए। तो ये आरपीएससी में आरपीएससी को दूध की धुली भी नहीं है। और आप आज भी जो अध्यक्ष हैं आप देख लीजिए किसमें विशेषज्ञ हैं वो, जिन पे उंगली उठती रही है। आपको 2 महिला सदस्यों से एसओजी ने पूछताछ की घर पे छापे मारे थे, हालांकि कुछ निकला नहीं। पर इसका मतलब यह है कि एसओजी का संदेह तो उन पर भी है, लेकिन चूंकि उनको राजनीतिक प्रश्रय हासिल है इसलिए कुछ कर नहीं पाते। और मेरा मानना है सरकार को प्रयास करने चाहिए इस्तीफे लिए जाए। और जो आरपीएससी के पुनर्गठन का वादा किया गया था भाजपा ने, अब देखिए जिस भाजपा ने अशोक गहलोत सरकार को जी भर की गालियां बकती थी युवाओं के हक के लिए, युवाओं के दुश्मन बताया था, आरपीएससी को बर्बाद करने का, वही सरकार 10 महीने बाद भी इस तरफ कोई कदम नहीं उठा पाई है। तो आप मुझे बताइए दोनों में अंतर क्या है? बिल्कुल सही बात। अगर आप ये कहते हैं अशोक गहलोत आरपीएससी को बर्बाद कर गए, अशोक गहलोत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर गए, तो वो स्थिति आपकी है। आपने भी इसमें ऐसे कदम नहीं उठाया कि युवाओं को रोजगार मिल रहा हो, युवाओं को भरोसा हो रहा हो आपके ऊपर, या आरपीएससी की स्थिति सुधरी हो। हाँ, कोई उसकी अस्मिता पर कोई वो नहीं, बढ़ोतरी नहीं हुई है, कहीं कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो मित्रों, आपने ये देखा कि ओम माथुर ने बड़े सलीके के साथ में अपनी बात कही और उन्होंने 2 बातें प्रमुख रूप से कही कि आरपीएससी में परिवर्तन होना चाहिए, भ्रष्ट लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, छात्रों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने परीक्षाएं दी निरस्त, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो निरस्त हो जाए परीक्षा, जांच का दायरा बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो लोग बेचारे ईमानदार हैं, जिन्होंने अपनी निष्ठा और अपने परिवार को दांव पर लगाकर परीक्षाएं पास की, उन लोगों का भविष्य चौपट न किया जाए और उनकी परीक्षाएं निरस्त न की जाए। अगर ऐसा कोई विकल्प हो तो सामने आए, और अगर परीक्षा निरस्त भी करनी है तो कर देनी चाहिए थी। राजनीति का इसको अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। उसको पापड़ की तरह कांग्रेस सेके फिर बाद में बीजेपी सेके, ये चलने वाला वो नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आने पर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।